प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट क्लास दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से मेंटी नेट जेआरएस से टीजीटी पेज तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम सीरियसली यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में हम देखने वाले हैं कि शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड के कौन कौन से टॉपिक हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, उसका थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे। इसके बाद इस पीडीएफ के माध्यम से मैं कोशिश करूंगी कुछ चीज़ें आपको समझाने के लिए कि जो परीक्षा में बार बार रिपीट होती हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने तैयार रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहूँगी, कोशिश मेरी प्रतिदिन ये रहेगी कि मैं एक क्लास है ना, एक क्लास फर्स्ट पेपर के लिए, एक क्लास सेकंड पेपर हिंदी के लिए लेकर आऊँ। ठीक है, मेरी प्रतिदिन की एक कोशिश रहेगी। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आएगी, है ना। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, है ना। तो ये बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, क्योंकि मैं यहाँ पर विथ प्रश्न भी आपको बताना चाहूँगी कि प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, प्रश्न बने हैं, है ना, बनते नहीं, बने हैं प्रश्न, है ना, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा जो ये पहला टॉपिक है, शिक्षण की अवधारणा, है ना। शिक्षण की अवधारणा से जो प्रश्न है, तो शिक्षण का स्तर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्तर, क्योंकि ये स्मरण शक्ति है ना, समझ और विचारात्मक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, ये तीनों ही बड़ा बहुत बार एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बना है ना। पिछली बार मतलब 2019 में बना है ना, 18 में, 17, 16 में भी कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि यहाँ मैच करने के लिए ज़्यादा हो दिया रहता है ना, कि स्मृति स्तर का किससे मैच करना है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, विशेषताएं, मतलब ये विशेषताएं या मूल अपेक्षाएं, ये मतलब लाजमी है, ये आना ही चाहिए। मूल अपेक्षाओं से भी प्रश्न बने हैं, विशेषताओं से भी प्रश्न बनते हैं। इंपॉर्टेंट है कि शिक्षार्थी की विशेषताएं और शिक्षक की विशेषताएं दोनों ही आपको याद रखना है। और फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या, ये एक है शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, व्यक्तिगत भिन्नताएं, है ना। तो संज्ञानात्मक वाला जो टॉपिक है फ्रेंड्स, इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको मैंने देखा है, संज्ञानात्मक वाला टॉपिक भी बहुत बार प्रश्न में रिपीट हुआ कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी के किस चरण में होते हैं, किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं ना। या कई बार संज्ञानात्मक को लेकर प्रश्न बना है ना, कि ऐसे ही अनुदेशात्मक पक्ष को लेकर प्रश्न बना हुआ है। ऐसे ही बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ता को संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है ना। समावेशी शिक्षण, ये जो सामाजिक है ना, इसी के अंतर्गत समावेशी शिक्षण आता है। तो ये समावेशी शिक्षण क्या है ना, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें मतलब आती हैं। तो ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक से प्रश्न बहुत बनते हैं। अब प्रश्न इतने मतलब डीप हैं कि ये आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, इसका कंसेप्ट क्लियर करना है आपको। फिर ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एक ये भी कंसेप्ट है आपका शिक्षण प्रभावक तत्व भी क्लियर करना है। और एक इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये टॉपिक अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित। ठीक है, ये यहाँ से, हाँ बोलो, हाँ सॉरी, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, वंशिका आ गई थी इसलिए, है ना, माफ़ कीजिएगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं कि ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है ना, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। ठीक है, आपको पता है स्वयं स्वयं प्रभा मूक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है कि यहाँ से प्रश्न बनने के चांस बिल्कुल 100% होते हैं। ठीक है, फिर यहीं पर आप एक टॉपिक और याद रखना फ्रेंड्स, ये मूल्यांकन जो है, ठीक है, मूल्यांकन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये इसलिए है क्योंकि मूल्यांकन यदि हम पढ़ते हैं तो मूल्यांकन में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है ना। गुणात्मक मूल्यांकन, मात्रात्मक मूल्यांकन, या फिर हो गया नैदानिक मूल्यांकन। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि शिक्षण का जो मेन उद्देश्य है मूल्यांकन करना, कि हम कितना कुछ सीख पाते हैं, हमने क्या सीखा पूरे वर्ष, या हमने एक मतलब एक मंथ में क्या सीखा, ये हमें तब पता चलेगा जब हमारा कोई मूल्यांकन करेगा, है ना। तो मूल्यांकन से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरह देखो, इतना आपका ये टॉपिक है, इसको आपने तैयार करना है ना, कौन कौन सा हमने बता दिया कि इसको आप थोड़ा सा तैयार रखो। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। क्या, तो शिक्षण की अवधारणा है ना, टीचिंग कॉन्सेप्ट आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है कि शिक्षण या अध्यापन का सामान्य अर्थ है विद्यार्थियों को पढ़ाना, है ना, विद्यार्थियों को पढ़ाना। यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक विद्यार्थियों को नए प्रकार का ज्ञान देने एवं नई बातें सिखाने के लिए उन्हें शिक्षित करता है। ठीक है, देखो पहले उद्देश्य कुछ और होता था, है ना, पहले शिक्षा का मतलब कुछ और होता था, लेकिन आज शिक्षा का मतलब हो गया सृजन करना, है ना। सृजन का मतलब हुआ
कुछ नया नया प्राप्त कर लेना है ना, कुछ नया प्राप्त करना, या इसी शिक्षण के माध्यम से जब कुछ नई नई तकनीक आप सीख रहे हैं, वही सार्थक शिक्षा है। ठीक है, उसी को सार्थक शिक्षा माना गया, और वही शिक्षा फ्रेंड्स योग्य मानी जा रही है ना। आप उससे पहले जो था, आपने जो पढ़ा, जो आपके दादा परदादा ने पढ़ा, उसको आप अलग करो, लेकिन आज न्यू एजुकेशन जो आ रहा है ना, नई शिक्षा नीति के अनुसार आपको भी तैयार रखना है खुद को, है ना। तो शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के कौशल का विकास करना। देखो आ गया यहाँ पर ना कि विद्यार्थियों के कौशल का विकास करना एवं उन्हें भविष्य के लिए योग्य बनाना है ना। क्योंकि इन सब टॉपिक से क्या है कि हम खुद तो सुधर ही रहे हैं, हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी सुधार सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षण अभिरुचि का अर्थ है एक शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले गुणों का पाया जाना। जब तक शिक्षक में यह गुण नहीं होगा, तब तक वह विद्यार्थियों को शिक्षित नहीं कर सकता है। शिक्षण एक अनुशासनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें एक शिक्षक कम अनुभव वाले विद्यार्थियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। शिक्षण के द्वारा वह विद्यार्थियों के व्यवहार को समाज की आवश्यकताओं एवं विचारों के अनुरूप विकसित करने का प्रयास करता है। कई बार मैंने एक बात कही है आपसे कि सामान्य गानों पर तो सभी झूमते हैं, है ना। सामान्य गाना बजता है तो सभी झूमते हैं, लेकिन कोई ऐसा गाना बजाया जाए कि जिस बंदे ने कभी न नाचा हो, कभी न झूमा हो, वह भी झूमने लगे, है ना। तो कहने का आशय हुए कि आप जब भी पढ़ें पढ़ाएं तो कोई सामान्य व्यक्ति आपसे प्रभावित हो ना हो, इम्पोर्टेंट नहीं है। जो कभी प्रभावित ना हो पाया हो, जो कभी पढ़ने की लालसा न रखता हो, यदि आप उसमें भी पढ़ने की लालसा जागृत कर दें, तो सही मायने में एक सफल शिक्षक की श्रेणी में आप ही आएंगे, है ना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अभिरुचि क्या है, शिक्षण क्या है, इसको आप देख लेना थोड़ा सा, है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख लेना क्या है, अभिरुचि क्या है और शिक्षण क्या है, इसको आप थोड़ा सा देख लेना। मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। शिक्षण की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, तो ये इसका कंसेप्ट आप क्लियर रखो बस। परिभाषाएं अक्सर बहुत ज़्यादा लोगों ने दी हैं, है ना। किसका किसका आप याद रख पाओगे। यहाँ थोड़ा सा महात्मा गांधी का मैं पढ़ना चाहूँगी कि शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चे व मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों और उनका सर्वोत्तम विकास करने से है। ठीक है, रेमंड का मैं पढ़ रही हूँ, और यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उपरोक्त परिभाषा के आधार पर क्या कहा जा सकता है। ठीक है, क्या उपरोक्त परिभाषा के आधार पर निकल कर आता है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है, ये जो परिभाषाओं से जो कुछ भाव निकल कर आते हैं ना, अभी मैंने देखा कि यहीं से बहुत ज़्यादा प्रश्न ये लोग उठा लेते हैं। ठीक है, याद रखना किसी भी पुस्तक का हूबहू पाठ ये नहीं उठाते। ठीक है, उसको घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से तोड़ मरोड़ करके अपने शब्दों में लाने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरह अपने शब्दों में आप भी तैयारी करके रखें, है ना। शिक्षार्थी को क्रियाशील रहने का अवसर प्रदान करती है कौन? शिक्षा। शिक्षार्थी को क्रियाशील रहने का अवसर प्रदान करती है। शिक्षार्थी के संवेगों को प्रशिक्षित करती है। विद्यार्थी को अपने वातावरण के अनुकूल बनाने में सहायता करती है। उत्प्रेरणा प्रदान करती है। अन्य कारकों से संबंध स्थापित करती है। शिक्षण मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास करती है। शिक्षण एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह में व्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन घटित किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मत जाना, ठीक है, इस पर मत जाना। शिक्षण के प्रकार, ठीक है, शिक्षण के प्रकार पर आप यहाँ मत जाना। शिक्षण के प्रकार को फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा हमने मतलब यहाँ पर बात करी है, क्या किस किस आधार पर है, इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगी। या यूं कहें शिक्षण का जो प्रकार आपके परीक्षा में पूछा जाता है उसका उस तरह बात करूंगी। ठीक है, तो शिक्षण का प्रकार कई बार पूछा गया है ना, जैसे कि शासन व्यवस्था के आधार पर, है ना। तो ये यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। अधिगम स्तर के आधार पर जो शिक्षण के प्रकार बनते हैं, स्मृति स्तर है ना, अवबोध स्तर है और विमर्शीय स्तर है। ठीक है, उसको यहाँ आगे हम यही वाला पार्ट है, ठीक है, यही वाला पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। कौन कैसा है वह बात कर लेंगे अभी, पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, ये टॉपिक वहीं पर जैसे कि अधिगम स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रकार आपको याद रखना है। शैक्षणिक प्रबंधन के आधार पर भी शिक्षण के प्रकार याद रखना है कि उसमें औपचारिक शिक्षण आता है, अनौपचारिक आता है। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीएस ब्लूम ने, ठीक है, ब्लूम का यही देखो, यही चीज मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी फ्रेंड्स। पुस्तकें आपके पास बहुत हो सकती हैं, या कई पुस्तकें हैं जिनमें तथ्य अलग अलग दिए हैं, लेकिन जो पुस्तक मेरे पास है और जिसका मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं। एनटीए चाहे एग्जाम ले,
या फिर यूजीसी जब एग्जाम लेते थे सीबीएसई, तो अभी मैंने देखा था कि इस पुस्तक से कई चीजें हैं जो कि हूबहू प्रश्न भी उठा लिए गए थे। तो इस पुस्तक पर मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने कहा इसका कुछ पार्ट मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, है ना। तो ब्लूम का वर्गीकरण भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उद्देश्य के आधार पर शिक्षण का प्रकार जो है वो ब्लूम ने बताया है ना, ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और मनोगत्यात्मक शिक्षण। तो चलिए देख लेते हैं ब्लूम का वर्गीकरण, ठीक है। शिक्षण के और शिक्षण स्वरूप के आधार पर भी इसके शिक्षण के प्रकार बने हैं, वर्णात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक है ना। तो हम ब्लूम का पढ़ेंगे, ठीक है, ब्लूम का देखेंगे। और इम्पोर्टेंट है ब्रिक्स एवं गैगने का, गैगने का भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए देखो 2019 में यहाँ से प्रश्न बना था, तो मैंने ऐसे मतलब टिक कर लिया। आज काफी सारी चीजें हैं बुक्स में, जो चीजें बार बार आई हैं उनमें उसको पढ़ते समय मतलब काफी सारी चीजें आज से आप सीख कर जाओगे इस क्लास से। यदि फर्स्ट पेपर का आप देखोगे तो मेरी पुस्तक में आप पढ़ने का तरीका भी सीख जाओगे, क्या क्या चीजें मैंने ऐसे मतलब अंडरलाइन करके रखी हैं, है ना। तो देख लेते हैं कि ब्लूम ने शिक्षण तथा निर्देशात्मक उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, ठीक है। यहाँ पर 3 यच होना चाहिए, 3 यच है ना, 3 यच होना चाहिए था, यहाँ पे 3 बस लिखा है, कट गया है, 3 यच भी कहा है। तो वो एच क्या है, हीड है ना, हीड, ठीक है, हेड, सॉरी हेड, हेयर्ट एंड हैंड, ठीक है, हेड, हेयर्ट एंड हैंड, है ना। ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोसंचालित, इनका विवरण इस प्रकार है, ठीक है। अब ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत कितने स्तर आते हैं, तो 6 स्तर को इन्होंने रखा है। 6 स्तरों में से कौन कौन से हैं, तो 6 स्तरों में से है ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक है। कितनी बढ़िया बात इन्होंने कही है, ठीक है। नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, है ना, एनालिसिस, सॉरी, है ना। तो हमने देखा कि इनका ज्ञानात्मक शिक्षण, ज्ञानात्मक क्षेत्र ये था, है ना। भावात्मक क्षेत्र को इन्होंने बांटा है, इसका संबंध शिक्षक और विद्यार्थी के भावात्मक संवेगों से है, ठीक है। यहाँ पर इसका संबंध केवल बौद्धिक विकास से है, याद रखना, बौद्धिक विकास से है। यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थियों के भावात्मक संवेग, भावात्मक विकास से है ना, कि क्या क्या चीजें इन्होंने दी है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत। तो क्या है, ग्रहण करना, है ना, प्रत्युत्तर देना, आकलन, संगठित करना तथा निरूपण करना, है ना। ये है कि मनोगत्यात्मक या मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंदर क्या क्या चीजें इन्होंने रखी है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप, क्या क्या है, प्रतिरूपता है, हस्त कौशल है, परिशुद्धता है, स्पष्ट अभिव्यक्ति है, प्रकटीकरण है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या अक्सर क्या आता है, ये इनका क्रम लगाने के लिए आता है, ठीक है। इनके ब्लूम के वर्गीकरण का जो शिक्षण का इन्होंने वर्गीकरण दिया है उसका क्रम लगाने के लिए अक्सर रिपीट हुआ है, कई बार आया है। यहाँ पर हम लिस्ट देख लेते हैं ब्रिक्स एवं गैगने का, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षण तथा निर्देशात्मक उद्देश्यों को इन्होंने 5 श्रेणी में 5 भी कहा है, इन्होंने 5 के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। बौद्धिक कौशल, ज्ञानात्मक रणनीतियां, मौखिक सूचना, संचालन कौशल एवं अभिवृद्धि, ठीक है। तो ये क्या है, आपको रटना पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये समझना भी है, रटना भी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब शिक्षण का जो स्तर है जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है, तो वो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो दिया गया है कि शिक्षण के 3 जो स्तर निर्धारित हैं, तो वो स्मृति स्तर है, ठीक है, मेमोरी लेवल है, बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल है और चिंतन स्तर, ठीक है। तो जो ये स्मृति स्तर है, ठीक है, यहाँ पर बौद्धिक धरातल पर इसका मतलब वर्णन भी किया गया है बहुत छोटे शब्दों में, कि स्मृति स्तर क्या है, तो कम से कम विचार युक्त, है ना, लीस्ट थॉटफुल, ठीक है। स्मृति स्तर का मतलब हुआ कि यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो प्रक्रिया है शिक्षण अधिगम की, यह प्रक्रिया सबसे निचली प्रक्रिया की श्रेणी में रखी जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो शिक्षक है वो रटने पर बल देता है ना, शिक्षक जो है वो रटने पर बल देता है, और छात्र मतलब बिना सोचे समझे ही पुस्तक को रट लेता है। और शिक्षण अधिगम का जो मतलब बौद्धिकता का स्तर है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि इसके गुण में बताऊं तो आप समझ जाएंगे कि इसमें शिक्षक की प्रधानता ज्यादा होती है, ठीक है। स्मृति स्तर जो है शिक्षक की प्रधानता ज्यादा होती है, बच्चे कम मतलब करते हैं, शिक्षक ही बता देते हैं इतना आपको कर लेना है, बच्चे वही काम करके आ जाते हैं। और छोटे बालकों के लिए उचित है, ठीक है, बड़े बालकों के लिए उचित नहीं है इस स्मृति स्तर।
यहाँ पर साधनों की कमी का न खटकना, ठीक है। साधन यदि आपके पास सीमित हैं तो भी चल जाता है ना, क्योंकि छोटे बच्चों को इस स्तर पर रखा जाता है, तो साधन ना भी रहेंगे तो भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। जैसा शिक्षक ने कह दिया बच्चे वैसा वैसा करते चले जाएंगे। फिर इसका एक और है कि यहाँ पर जो शिक्षण अधिगम है तो और किसी अन्य मतलब अन्य किसी शिक्षण टीचिंग एड की सहायता नहीं ना भी ले तो भी चल जाता है, ठीक है। तो ये मतलब कम से कम विचार युक्त है। बोध स्तर जो है ये थॉटफुल है, ठीक है, विचार युक्त है, क्योंकि बोध स्तर जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये विचार युक्त कहने का ऐसा है कि यह शिक्षण का वह स्तर है जो कुछ ऊंचा होता है। कुछ ऊंचे का ऐसा हुआ कि इस स्तर पर, विचार स्तर पर क्या है कि बच्चे मतलब उनकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है और इस स्मृति स्तर से अधिक होता है, ठीक है। क्योंकि स्मृति स्तर जो विचार युक्त नहीं है यहाँ पर, मतलब कम कम विचार युक्त है, लेकिन ये विचार युक्त है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको चीजें रटने पर बल नहीं न देने की बजाय समझने पर बल दिया जाता है। और ये मतलब ये जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो ये मतलब ये एक अच्छा सिद्धांत माना गया है। इसका उपयोग जो है बच्चे अपने व्यावहारिक जीवन में भी कर सकते हैं। तो फाइनली कहना चाहूंगी कि यह स्तर केवल ज्ञान की प्राप्ति पर बल ना देकर उनके पूर्ण बोध पर भी बल देता है, ठीक है। इसमें यह प्रयास किया जाता है कि छात्रों को जो भी ज्ञान प्रदान किया जा रहा है वे पूरी तरह से समझ सकें और उसका प्रयोग अपने व्यवहार में उतार सकें, है ना। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, मतलब कई रूपों से इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल का वो अपने जीवन में उतार सके, ठीक है। और चिंतन स्तर सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, चिंतन स्तर सबसे इम्पोर्टेंट है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि समझ स्तर, ये जो है बोध स्तर, इसका गुण क्या है, तो ये इसमें क्या है, मानसिक शक्तियों का विकास सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक है। चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम में सहायक है, ठीक है। यहाँ से बच्चे चिंतन करना सीखते हैं। आज आप यदि चिंतन मनन करोगे तभी बहुत सारी चीजें आपकी, बहुत सारी समस्याएं आपके सॉल्व हो जाएंगी, है ना। और जो अधिगम कार्य है उसको रुचिकर और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सहायक है ये बोध स्तर। तो यहाँ मतलब यहाँ से आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ये टीचिंग एप्टीट्यूड जो कोर्स है इससे बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं यदि आप सीखना चाहें तो, ठीक है। और फिर हमारा जो रिफ्लेक्टिव लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बार बार यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। रिफ्लेक्टिव लेटर मतलब अति विचार युक्त, ठीक है। जब जहाँ मतलब बहुत ज्यादा आप सोच विचार कर और अपना वर्क अच्छे से करने लगे, है ना। यानी जहाँ बौद्धिक शक्तियों की उपयोग की दृष्टि से ही शिक्षण अधिगम स्तर सबसे उच्च माना जाए, है ना। सबसे उच्च माना जाए, आप बहुत सारी चीजों को एक साथ चिंतन मनन करके उसका मतलब सामाजिक आर्थिक सभी प्रकार से उस सिद्धांत को आप सॉल्व कर लें, है ना। आप सिद्धांत बना भी लें, उस पर वर्क भी कर लें, सारी समस्याओं का समाधान भी कर लें, मतलब स्वयं से ये सब काम करें, तो वहां पर आपका आप विचारात्मक स्तर की श्रेणी यानी रिफ्लेक्टिव या चिंतन स्तर की श्रेणी में आप रखे जाएंगे, ठीक है। इसके भी बहुत ज़्यादा गुण है कि मानसिक शक्तियों का यहाँ भी विकास होता है ना। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में बहुत ज़्यादा सहायक है ये। और ये सबसे बड़ी बात है कि इनमें इसमें छात्र की भूमिका सबसे ज़्यादा है, ठीक है। छात्र की भूमिका बहुत ज़्यादा इसमें रहती है। परीक्षण का मूल्यांकन छात्र स्वयं कर लेता है ना। इसमें कक्षा का जो वातावरण है और जो संसाधन है तो वहाँ छात्र स्वयं सृजन करता है, ठीक है। समस्या समाधान खुद करता है, अपनी चिंतन का मतलब चिंतन खुद करता है, उसका सृजन करता है, उस समस्याओं का समाधान करता है चिंतन स्तर पर, ठीक है। तो यानी मोस्ट थॉटफुल, यहाँ जहाँ मतलब अति विचार युक्त, जहाँ सब कुछ छात्र ही सॉल्व करे, समस्या उत्पन्न करे, तो ये इसकी श्रेणी में आता है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न भी कई बार एग्जाम में बने हैं ना। यूजीसी के एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, मैंने वीडियो प्रारंभ करने से पहले ही बोल दिया है। आगे थोड़ा सा बात करना चाहूंगी फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है शिक्षण की मूल अपेक्षाएं, ठीक है। शिक्षण की विशेषताएं भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षण की विशेषताओं को मैं चाहती हूँ कि मैं उसको टाइप करके लाऊं, काफी सारी चीजें काटनी छाटने की है ना। मैं उसको अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगी क्या क्या है शिक्षण की विशेषताएं, ठीक है। जैसे पुस्तकों में कुछ अलग अलग चीजें हैं तो मैं उसको सरलता से समझाना चाहूंगी आपको। हम आज बात करते हैं शिक्षण की अपेक्षाएं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने थे, ठीक है। यहाँ से जो प्रश्न बने थे उसको मैंने थोड़ा सा अंडरलाइन करके रखा है, तो इसको बताना चाहूंगी कि हम शिक्षण से क्या अपेक्षा रख सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, है ना।
तो पहली बात हमारे समक्ष है कि शिक्षण की प्रकृति वैज्ञानिक तथा कलात्मक दोनों होती है। शिक्षण बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। इसकी मूल आवश्यकताएं इस प्रकार होती हैं। नंबर 1 है शिक्षण विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करता है, बहुत बड़ी बात है। शिक्षण छात्रों में जिज्ञासा भी उत्पन्न करता है। शिक्षण वर्तमान एवं भावी जीवन के निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। फिर आता है कि शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। इनमें से अच्छे गुणों का विकास किया जाता है। शिक्षण क्रियाओं के द्वारा अध्यापक शिक्षक की शिक्षण की विभिन्न बातों से परिचित होता है। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने परीक्षा में पकड़ लिया था, पूछा गया था, ऐसा मतलब टॉपिक बीच में था ये टॉपिक कि शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों के भावात्मक, ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों को समझने में सहायता मिलती है। शिक्षण क्रियाएं अनुदेशन का निर्माण करने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है, ये भी टॉपिक था, ठीक है। मैंने इसमें सॉल्व कर रही थी पेपर, तो मैंने देखा था कि इन टॉपिक को बीच में रखा गया था जब प्रश्न पूछा गया था 2018 में मेरे ख्याल से, है ना। कुछ प्रश्न पूछा गया था शिक्षण कार्य या उसकी विशेषता संबंधी, तो कुछ ऐसा प्रश्न था, आपको कूट का चयन करना था, वहां पर ये शब्दावली का प्रयोग है। निश्चित है कि शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों की रचनात्मक शक्ति को विकसित किया जाता है। इससे विद्यार्थी नवीन ज्ञान की खोज, नवीन चिंतन एवं आविष्कार आदि करने में सक्षम है। शिक्षण क्रिया सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायता देता है। शिक्षण विद्यार्थियों में क्रियाशीलता, संगठन क्षमता एवं व्यावहारिक गुणों का विकास करता है। शिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण, अनुदेशन आदि का विकास होता है, ठीक है। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में एक उत्तम नागरिक गुण विकसित होते हैं। शिक्षण विद्यार्थियों की कमजोरियों को पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायता करता है। निश्चित है, इम्पॉर्टेंट भी है, निश्चित, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षण बालक के सर्वांगीण विकास का माध्यम है। यह बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है। निश्चित है, शिक्षण विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने के साथ ही उनके संवेगों को प्रशिक्षित करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे सामाजिक समायोजन में सहायता मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके आगे का होगा, है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें, आप अपना सुझाव दे सकते हैं, आप फ्री हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या चीजें ऐड की जा सकती है। यदि मैं ये चीज़ें बोर्ड पर पढ़ाना चाहूँ तो शायद इतनी चीज़ें मैं वहाँ पर ना रख पाऊँ, है ना, इतनी चीज़ें मैं आपको ना बता पाऊँ। इसलिए मैंने कोशिश की है पीडीएफ के माध्यम से समझाने का। जो चीज़ें होंगी मैं बोर्ड पर लाने का प्रयास करूँगी, है ना। तो कुछ चीज़ें जैसे शिक्षण की विशेषताएँ हैं तो उसको मैं कुछ अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि जैसे शिक्षक की विशेषताएँ और शिक्षार्थी की, दोनों की विशेषताएँ, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षण, ठीक है। याद रखना, शिक्षण अलग बात है ना, वो शिक्षण अलग है, ठीक है, शिक्षण अलग है ना, शिक्षण अलग है, ठीक है, शिक्षण अलग है और शिक्षार्थी अलग है और शिक्षक, ठीक है, इन तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो इनको मैं जल्दी ही लाने का प्रयास करूंगी फ्रेंड्स। मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।